नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में आज हम 7 अप्रैल 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो पेपर है उनके इम्पोर्टेंट मैथ के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। और कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों, स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीडी 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट डेली एक मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को परखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइएगा, टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कीजिएगा। तो स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अभी टेक्स्ट बुक पर यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो टीटीजी के कूपन कोड यूज करने पर मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला। ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास पर ऑफर चल रहा है, जिसमें आपके रेलवे के अलावा एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर रहते हैं। तो जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाइएगा और स्टूडेंट से आपकी तुलना करके देख सकते हो कि आपका क्या स्तर है। और टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर ये ऑफर अवेलेबल है। टीटीजी के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इन सभी मैथ्स के क्वेश्चंस का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 5। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 510 और 270 से घटाने पर प्राप्त संख्याओं का महत्तम समाप प्रत्यय 24 प्राप्त हो। तो आपको कैसे करना है कि कोई संख्या यदि इसमें से दोनों में से घटाए जाए बराबर बराबर संख्या, तो एक संख्या आएगी इसमें से भी इसमें से भी। उन संख्याओं का एचसीएफ 24 आना चाहिए या जीसीडी कह दो। तो कैसे करोगे? 510 के अंदर 24 का भाग देना है आपको और 270 के अंदर भी 24 का भाग देना है आपको। 24 का भाग दोगे तो 2 बार जाएगा 48, फिर 30 बचेगा, फिर 24, कितना शेष बचा? 6 शेष बच गया है। इसी प्रकार यहाँ पर आप भाग दो, 24 गया, 30 बच गया, वापस 24 का भाग दोगे, कितना बच गया? 6 शेष फल बच गया। यहाँ से भी 6 शेष बच गया, इधर से भी 6 शेष फल गया। कहने का मतलब क्या है? यदि मैं दोनों संख्याओं में से 6 और 6 घटा देता हूं तो जो संख्या आई उसमें 24 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। दोनों में कॉमन कौन सी? 24 संख्या का भाग जा रहा है, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आ चुका है? 24 आ चुका है। तो क्या घटाना पड़ेगा? 6 6 घटाना पड़ेगा दोनों में से। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। एक वर्त की त्रिज्या 3 इकाई दे रखी है, इसका केंद्र रेखा y x-1 पर स्थित है। यदि वह वर्त बिंदु 7 3 से होकर गुजरता है तो वर्त की समीकरण बतानी है। अब देखो, ये सवाल है थोड़ा सा अपर लेवल का दे दिया गया है। कहने का मतलब 11वीं और 12वीं के लेवल का दे दिया गया है। तो देखो, इसको अब हम कर तो सकते नहीं है जब तक हमें ये आता नहीं है। तो हम पेपर में अब अप्रोच किस प्रकार से लगाएं इसको, इस सवाल को करने का तरीका क्या है? अब देखो, आप ये जो पहली लाइन है इसको छोड़ दो। हमें वर्त की समीकरण दे रखी है, 4 ऑप्शन में से कोई एक इक्वेशन है जो वो वर्त की इक्वेशन सही इक्वेशन है, बाकी 3 गलत इक्वेशन है। यही तो है ऑप्शन का मतलब। अब हमारे पास एक बिंदु दे रखा है 7,3। यह बिंदु वर्त से होकर गुजरता है, यानी कि वर्त पर स्थित है। तो ये जब बिंदु आप वर्त की इक्वेशन में रखोगे तो क्या होगा कि वो इक्वेशन 0 हो जाएगी। जब ये बिंदु वर्त की इक्वेशन में रखोगे तो उसका मान 0 आएगा। तो आपको बस इतना ही काम करना है, ये 7 3 इन ऑप्शन में रखने हैं और जिससे मान 0 आता है वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, आप x की जगह रखोगे 7 का मान 49 हो जाएगा, 3 रखने पे ये 9 आ जाएगा। और यहाँ पर आपको कितना रखना पड़ेगा? x की जगह 7, y की जगह 3, इस प्रकार से। तो आपका मान यहाँ से एक तो 49 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, उसके बाद में ये 56 आ जाएगा। फिर इन दोनों को भी जोड़ देते हैं, ये आपका 58 आएगा। फिर ये आ गया माइनस के 18 और ये 16। अब देखो, केवल माइनस का कौन है? 18 है और बाकी सारे प्लस के हैं। तो क्या वैल्यू आएगी? यहाँ से एक प्लस वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, 0 तो नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में जब रखोगे आप, एक तो 58 आएगा आपका और जो 56 है वो माइनस का आएगा, माइनस का 18 आएगा, प्लस का 16 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका प्लस का 2 बच जाएगा और 18 माइनस का और 16 घटाओगे तो आपका माइनस का 2 बच जाएगा। और इन दोनों को घटाने पर कितना आ गया? 0 आ गया। 0 आ गया तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हो गया है हमारा
राइट आंसर। इस प्रकार से आपको चेक करना है कि इक्वेशन के अंदर यदि वो बिंदु उस इक्वेशन के ऊपर है, चाहे वर्त हो चाहे कोई भी आकृति के ऊपर यदि बिंदु दिया गया है, जब वो उसमें रखोगे आप तो जीरो हो जाता है। बस इतना हमको ध्यान रखना है, ये सवाल हो जाएगा। बाकी बेसिक मेथड की हमें जरूरत नहीं है पूरा निकालने की, कि त्रिज्या 3 दे रखी है, केंद्र इस रेखा पर है, वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है और ऐसे सवाल तो कितने भी बनाए जा सकते हैं। तो पेपर में करने की अप्रोच यही है इस सवाल को। सवाल नंबर 23 की बात करते हैं। अब आपको यहां से सबसे पहले इन दो को घटाना है। कहने का मतलब है कि एक संख्या दी गई है और दूसरी उसकी व्युत्क्रम दी गई है, तो इन दोनों को घटाना है और घटाकर कितना आता है ये बताना है। तो सिंपली आपको ये निकालना है 4ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। दो संख्याओं को, यदि दो संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम है तो उनको घटाने का तरीका ये है इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर √5 तो a हो गया और साइन के साथ यानी -1 आपका क्या हो गया है, b हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से मैं इंडिकेट कर देता हूँ, -1 आपका b हो गया है इस प्रकार से। अब देखो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं तो 4 आ गया, √5 आ जाएगा और -1 तो आगे माइनस लगा देते हैं। नीचे आपका 5 - 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका √5 आ जाएगा, मान आ गया। ये किसका मान आया है, -√5 आपका मान आया है। a प्लस √b इसके बराबर दे रखा है, b √5 के बराबर दे रखा है। अब इसको हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे, इससे तुलना करने की कोशिश करेंगे कि जो √5 का गुणांक है वो हमारा b है। तो √5 का गुणांक कितना है, -1। तो b की वैल्यू तो हो गई -1 और बाकी बची हुई संख्या a होगी। तो कोई और संख्या नहीं है तो हम कह देंगे a बराबर हमारा यहाँ पर कितना है, 0 है। अब आपको इसका मान निकालना है जो दे रखा है आपको, a प्लस बी, a माइनस बी और इस प्रकार से। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ गलती कर रखी है, इनको इस प्रकार से पूरा ब्रैकेट लगाना चाहिए था। यहाँ पर भाग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से पूरा ब्रैकेट लगाना चाहिए था। यदि ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है इसका मतलब है केवल a स्क्वायर भाग में है और पूरे ब्रैकेट का मतलब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा का पूरा भाग में है। तो ऊपर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इसका फॉर्मूला, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मान रखोगे तो ऊपर से तो -1 हो जाएगा और नीचे से आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करते हो तो प्लस का 1 आता है। और ये यहाँ पर हमारा मान कितना आ जाएगा, -1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रकार से। सवाल नंबर 32 की बात करते हैं। यदि tan a प्लस tan b बराबर p दे रखा है, cot a प्लस cot b बराबर q दे रखा है, तो इसका मान हमें बताना है। तो सबसे पहला तरीका, कई तरीके हैं इसको करने का, या तो देखो आपको cot a प्लस b का फॉर्मूला आना चाहिए, या फिर आपको इसको tan में चेंज कर लो पहले, कि tan में आप चेंज कर लो 1/tan a प्लस b हो जाएगा। अब आप पहले tan a प्लस b का मान निकाल दो और उसको फिर उल्टा कर दो तो वो आपके पास cot का मान आ जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर 2-3 तरीके देखेंगे। सबसे पहले वैल्यू पुटिंग का तरीका देखते हैं। देखो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 45 डिग्री रख देता हूँ a की जगह भी और b की जगह भी 45 डिग्री रख देता हूँ। इससे क्या होगा, इससे मेरा tan a भी 1 हो जाएगा और tan b भी 1 हो जाएगा, यानी कि p बराबर आपके पास 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से cot a, और यहाँ पर यदि 45 रखते हैं तो ये q बराबर भी आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं। p बराबर भी 2 आ गया है, q बराबर भी 2 आ गया है। अब यहाँ से मान निकालो सबसे पहले इसका, तो cot a प्लस b यानी कि 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 90। cot 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो अब हमें ऑप्शन से चेक करना है कि किस ऑप्शन से जो हमारा मान है, वैल्यू है, वो 0 आएगी। जब आप पहले ऑप्शन के अंदर रखोगे देखो आपका 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। दूसरे ऑप्शन के अंदर जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ से देखो नीचे 0 बन गया, इसका मतलब नॉट डिफाइंड है, नीचे तो 0 बनना ही नहीं चाहिए। तीसरे ऑप्शन में जब रखोगे तो यहाँ से एक तो 0 आएगा और चौथे ऑप्शन में भी रखोगे तो भी p और q का मान रखोगे तो यहाँ से भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों से 0 आ रहा है, इसलिए हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। दो ऑप्शन तो हमारे कट चुके हैं।
अब इन दो ऑप्शन से ही होगा, या तो तीसरा होगा या चौथा होगा। तो हम एक और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अब की बार आप ऐसा करो कि जीरो तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि जीरो पर कोट जीरो जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। अब की बार हम 30 डिग्री रखेंगे। यहाँ पे कितना रखेंगे? 30-30 रख देते हैं दोनों को। यहाँ पे भी 30-30 रख देंगे। तो tan 30 का मान कितना होता है? दूसरी वैल्यू पुट कर रहा हूं अब मैं। एक से तो हमने चेक कर लिया है, 0 0 आ रहे हैं, यानी कि ये दो ऑप्शन तो आपके काट दिए हैं। यहां से मान 0 आ रहा है और यहां से मान 0 आ रहा है सबसे पहले। अब हम एक और मेथड यूज करते हैं, वैल्यू पुट। अब आप क्या करोगे? 30 रखोगे। tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका भी होगा 1/√3, बराबर किसके आ जाएगा? p के बराबर। यानी हम कह दे 2√3 बराबर p के है। अब देखो ऊपर नीचे √3 है, इसको भी एक बार हटाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर नीचे आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर तो हो गया 2√3 बराबर p, और नीचे आपका 3 है। यहाँ पर p की वैल्यू आ गई। q की वैल्यू और निकाल लेते हैं, वो इससे आ जाएगी। इसमें जब रखोगे आप 2√3 बराबर q आ जाएगा। 2√3 बराबर आपका q आ जाएगा। दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है। ये हमारी p की वैल्यू हो गई है और ये हमारी q की वैल्यू हो गई। ये दोनों वैल्यू हो गई। अब की बार ये वैल्यू पुट करके देखो आप। तो देखो p पुट करते हैं, दो ही ऑप्शन है, दो तो कट चुके हैं हमारे। अब जब आप रखोगे ये वैल्यू, तो देखो p का मान कितना है? 2√3, और q में भी 2√3 है। p में क्या है? 3 से भाग। तो बड़ी वैल्यू दोनों में से कौन सी हो गई है? तो 2√3, यानी कि जो q वाली वैल्यू है वो आपकी बड़ी वैल्यू है, p वाली वैल्यू क्या है? आपकी छोटी वैल्यू है। तो अब सबसे पहले तो यहां से मान निकालो आप। कोट अब की बार कितना निकालना पड़ेगा? a की जगह भी 30 रखना पड़ेगा और b की जगह भी 30 रखना पड़ेगा। 30 रखो। तो जब रखते हो 30 + 30 करोगे, ये आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कोट 60 का मान कितना आता है? 1/√3 आता है। प्लस का आया है 1/√3 आपका कितना आ गया है? प्लस का आ गया है। यानी कोट 60 का मान, इसकी जो वैल्यू हमने निकाली है कोट a + b की, वो 1/√3 आ गई है। अब हमें इससे ऑप्शन, दो ऑप्शन जो बचे हैं, ऑप्शन नंबर 3 और इससे चेक कर लो आपकी किस से आ रहा है। तो मैं q की जगह रख देता हूँ। q देखो बड़ा है आपका, p आपकी वैल्यू छोटी है। q की वैल्यू बड़ी, p की छोटी। अब देखो किस में से आएगा? जहां पर q में से p घटाया जाता है, ठीक है, वही आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। चाहे आप करके रख सकते, देख सकते हो। जब आप 4 में रखोगे तो बड़े में से छोटा घटाओ, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो माइनस की वैल्यू आएगी। अब हम देखो घटा के और देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 को देख लेते हैं केवल। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर जब आप रखोगे, कितना रखोगे? 2√3। q का मान तो 2√3 हो गया, ये 2√3/3 हो गया। बटे के अंदर आ जाएगा आपका 2√3 इंटू 2√3/3, ये आ जाएगा। आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से? ये आ जाएगा 6√3 माइनस 2√3, और ये 3 नीचे चला जाएगा। यहाँ से ये दोनों इससे कट जाएंगे, तो आपके यहाँ पर बच जाएगा 3 1 4 बच जाएगा। इतना बच गया है। ऊपर घटाने पर 4√3 आ जाएगा, नीचे 4, 4 इंटू 3 है, तो 4 से 4 कट जाएगा। आपका मान कितना है? 1/√3 बच जाएगा। देखो तो ऑप्शन नंबर 3 से आ गया। जब 4 से ऐसा ही करोगे तो माइनस का मान आएगा, इसलिए वो हमारा ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये तो हो गया वैल्यू पुटिंग मेथड। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं कि कोट का फॉर्मूला यदि हमें आता है, तो कोट का फॉर्मूला आता है तो कैसे करेंगे? ये देखो कोट a + b है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोट a कोट b -1 अपॉन कोट a + कोट b, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमें कोट a कोट b की वैल्यू चाहिए। कोट a + b की वैल्यू तो है हमारे पास। तो हमारे पास एक है tan a + tan b, तो इसको हम लिख देंगे 1/कोट a। देखो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले। तो देखो कैसे निकालोगे, पहले एक बार लिख देते हैं tan a + tan b बराबर कितना दे रखा है? p दे रखा है। तो ये आपका हो जाएगा 1/कोट a।
ये आ जाएगा आपका 1/cot b, ये बराबर है p के। दोनों का एलसीएम लेते हो तो नीचे तो आपका cot a cot b हो जाएगा, ऊपर आपका cot b प्लस cot a, ऐसे लिख दो या a प्लस b लिख दो, दोनों प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस cot a प्लस cot b को मैं कितनी वैल्यू है, q है तो q रख सकते हो ऊपर। जब आप ऊपर q रखोगे, इसकी जगह q रखोगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, q बटे cot a cot b बराबर p। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी cot a cot b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q बटे p वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी है दोनों, तो एक तो q बटे p रख दिया -1 और नीचे आपका रखना है q। इस प्रकार से एलसीएम लोगे तो ऊपर q माइनस p हो जाएगा और नीचे p q हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया इस प्रकार से। इसी प्रकार से आपको यदि cot a प्लस b का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप tan का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको cot a प्लस b को चेंज करना पड़ेगा, tan में चेंज कर दो, ठीक है, इस प्रकार से। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 37 की बात करते हैं। आपको ये दे रखा है, इसका मान बताना है। ये सवाल भी अच्छा है। 37 नंबर सवाल, यदि थीटा की जो वैल्यू है π/2 से 3π/2 के बीच में है, यानी कि 90 डिग्री से 270 के बीच में, तो इसका मान बताना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि नीचे से अंडर रूट को हटाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करोगे आप, 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर नीचे हर वाले से विपरीत साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार आ जाएंगे, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा इस प्रकार से। और ये किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। ऊपर तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा ही रह जाएगा, इसका स्क्वायर है, और नीचे क्या हो जाएगा, ये आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर घात 2 है और अंडर रूट है, तो इस प्रकार से अंडर रूट से घात कट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा ऊपर, नीचे आपका केवल कोस थीटा बच जाएगा। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अब जब अंडर रूट से हटते हैं तो क्या प्लस वैल्यू आएगी या माइनस वैल्यू आएगी, क्योंकि नॉर्मली हम बात करते हैं 0 से पाई के बीच में, 0 से 90 के बीच में बात करते हैं, वहां पर सारे के सारे प्लस होते हैं, इसलिए हम मोड कुछ नहीं लगाते हैं नॉर्मली। यहाँ पर π/2 से 3π/2 यानी 90 से 270 के बीच की बात चल रही है, 90 से 270 के बीच की बात चल रही है। तो देखो 90 होता है यहाँ पर, ये 180 आ गया, ये 270 आ गया, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव आएगा और कौन सा नेगेटिव आएगा। तो अंडर रूट हटाएंगे तो कौन सा नेगेटिव या कौन सा पॉजिटिव आएगा ये चेक करेंगे, क्योंकि माइनस वाले का भी जब हम वर्क करते हैं तो प्लस आता है और प्लस वाले का भी करते हैं तो प्लस आता है, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर चेक करेंगे। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा था, जब 1 माइनस साइन थीटा, अब साइन थीटा की चेक करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होती है। 90 से यहाँ 90 से 270 के बीच की हमको बात करनी है। हम जानते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, चाहे आप 90 से 270 के बीच में बात कर लो या कहीं पे भी बात कर लो, कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार से 270 की बात करोगे तो आपकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो साइन जो 90 की वैल्यू है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, -1 to 1 वेरी करेगी, ठीक है। ये तो हो गया साइन थीटा की वैल्यू, -1 से 1 वेरी करेगी। अब देखो यदि यहाँ पर मैं माइनस लगा दूं, साइन के आगे यदि माइनस लगा दूं तो क्या होगा, ये साइन उलट जाएंगे। जैसे ही हम माइनस लगाते हैं तो साइन उलट जाते हैं, यानी कि साइन माइनस की वैल्यू, अब यदि माइनस आपने यहाँ लगाया तो तीनों से माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, यानी साइन थीटा जितना था, साइन माइनस थीटा की वैल्यू भी वहीं पे वेरी करती है, -1 से 1, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि मैंने 1 जोड़ दिया, तो क्या होगा, इधर भी जोड़ना पड़ेगा और इधर भी जोड़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1 जोड़ने पर।
यानी कि -1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से 2 तक वेरी कर रही है। कहाँ से, 0 से 2, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो ऊपर वाले को तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 0 से, यानी कि इसकी वैल्यू 0 से 2 तक ही आ सकती है, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। 1 माइनस साइन थीटा लिख दिया मोड हटा के। कोस थीटा की बात करते हैं। कोस थीटा देखो पॉजिटिव कहाँ होता है, या तो पहले चतुर्थांश में कोस पॉजिटिव होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, या कोस यहाँ पर पॉजिटिव होता है। अब 90 से 270 के बीच में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा बाहर। जब भी मोड हटाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, कि हमें चेक करना है 90 से 200 बीच के अंदर की वैल्यू। इस प्रकार से हो गया है आपके पास। अब तो यहां से माइनस को हम बाहर रख देते हैं। बाकी 1 अपॉन कोस थीटा की बात करें, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा। फिर अंदर था माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। माइनस बाहर है, माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर आया। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है। और यहाँ पर यदि बाई चांस आप ये भी नहीं करते हो, सिंपल मान निकाल देते हो, तो भी आप थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा आपको कि एक उनमें से माइनस वाला आएगा, साइन थीटा टेन थीटा सेक थीटा। प्लस वाला नहीं होगा, साइन कोस वाले नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आप वहां पर थोड़ा सा तुक्का भी लगा सकते हो कि नॉर्मल आप यदि वैल्यू निकालोगे ना, बस सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा। माइनस का पता तभी चलेगा आपको जब आपको ये π/2 से 3π/2 वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 43 की बात करें, यदि एक बिंदु 1 2 है को एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा में 2 इकाई स्थानांतरित किया जाता है, और इसके बाद उस बिंदु से वर्त इस पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब ये भी थोड़ा काफी हाई लेवल का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। तो सबसे पहले हम पहली लाइन की बात करेंगे। यदि एक बिंदु 1 2 को एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में 2 इकाई स्थानांतरित किया जाता है। देखो मैं इस प्रकार से, अब बिंदु कहीं यहां पर मान लिया हमने कि, मान लिया कि अभी हमारा बिंदु यहां पर है, ये कितना है 1 2 है। अब वो कह रहा है एक्स अक्ष में इसको 2 इकाई खिसका देना है, स्थानांतरित कर देना है। कितना, 2 इकाई। मान लिया कि अभी देखो यहाँ पर ये x है और ये y है, तो x कितना है, 1 है यहाँ पर, और y यहाँ पर 2 है। x अक्ष में 2 खिसकाना है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब नया बिंदु कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, y तो चेंज नहीं होगा, x 3 हो जाएगा, 2 बढ़ा दिया है। तो नया बिंदु आपका हो गया है 3:2। 3:2 क्या, सॉरी 3:2, नया बिंदु हो गया 3:2 हो गया है। ठीक है, तो हमने वो बिंदु ज्ञात कर लिया है। अब किसी बिंदु से, अब आपको ये इसकी जरूरत नहीं है, अब वर्त बनाया, बिंदु हमारे पास आ गया है, कितना है 3:2 है। इस बिंदु से जब वर्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, एक ये चली जाएगी और दूसरी इस प्रकार से। किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दोनों की लंबाई बराबर होती है। अब देखो इसका केंद्र है जो स्पर्श रेखा को 90 डिग्री पर मिलता है, इसी प्रकार से इसके केंद्र और स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो ये भी 90 डिग्री पर मिलते हैं, और केंद्रों के बीच की दूरी बराबर बराबर कोणों में बांटती है, इनको बराबर बराबर कोण में बांटती है। तो एक कोण को यदि मैं थीटा मान लूं, तो एक की वैल्यू निकाल के फिर हम 2 कर देंगे इस प्रकार से। अब आपको इसके लिए क्या चाहिए, यदि थीटा निकालना है, ऑप्शन से देखते हैं तो टेन थीटा के रूप में चाहिए। तो इसका मतलब ये 90 है, थीटा के पास वाली भुजा आधार होगी, यानी ये चाहिए, और लंब होगी ये चाहिए। और ये आपका क्या है, जो केंद्रों के इस बिंदु से केंद्र की दूरी है, ये क्या हो गया, इस त्रिभुज में कर्ण हो गया। यदि इस एक त्रिभुज की बात करें तो ये आपका क्या हो गया है, कर्ण हो गया है। इस प्रकार से ये आधार हो गया है, क्योंकि थीटा के साथ वाली भुजा और 90 यानी कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गई है। अब हमें आधार और लंब की वैल्यू निकालनी है।
अब हमारे पास एक देखो वर्त की समीकरण है, ये आपके पास वर्त की समीकरण है। वर्त की समीकरण क्या दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 दे रखी है, इस रूप में दे रखी है आपको। इसका जब भी इस प्रकार से समीकरण दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर जितना भी दे, ये आपका क्या हो जाता है, ए स्क्वायर के बराबर होता है, यानी रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कह दो कि त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि इसका आप अंडर रूट लोगे तो आपके पास त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या यहाँ से कितनी आ गई है, हम कहेंगे कि अंडर रूट 9 कर दो, 3 आपके पास त्रिज्या आ गई है। और यदि वर्त की देखो जनरल समीकरण क्या होती है, एक्स एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इस रूप में होती है। यदि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका मतलब जो केंद्र है आपका वो 0 0 है, केंद्र आपका 0 0 है। जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के फॉर्म में दे रखी हो आपको, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो उसका केंद्र है वो 0 0 है, यानी कि एच और के की वैल्यू कितनी है, 0 0 है, तभी तो इस रूप में बनी। ठीक है, यहाँ यदि आप h और k की वैल्यू 0 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब भी आपको ये रूप देखने को मिले, आप हमेशा कहेंगे कि एक्स स्क्वायर की केंद्र है जो हमारा कितना है, 0 0 है, ये तो आपका हो गया केंद्र। और त्रिज्या कितनी हो गई है, जो यहाँ पर ए स्क्वायर है वो त्रिज्या का स्क्वायर है, यानी कि अंडरूट करोगे तो 3 आ गया, वो हमारी त्रिज्या आ गई है। त्रिज्या का मतलब हमारे पास क्या आ गया है, लंब की लंबाई आ गई है, यानी कि ये लंब है जो, इसकी लंबाई आ गई है। अब हमें आधार ज्ञात करना है, तो आधार तो हम पहले ज्ञात नहीं कर सकते, हमारे पास केंद्र भी आ चुका है 0 0, ये बिंदु है 3 2। अब कर्ण की लंबाई आप निकाल सकते हो कि दो बिंदु दिए गए हैं तो उनके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो केंद्रों के यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये होता है। आप यहाँ पर रखोगे, 3 रख दिया, फिर एक की वैल्यू 0 3, इस प्रकार से, इसी प्रकार से y की वैल्यू 2 और फिर 0। ठीक है, y2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इस पूरे का क्या है, अंडर रूट है। तो यहाँ से इस प्रकार से क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो ये दूरी है जो केंद्रों के बीच की, आपके पास कितनी आ गई, अंडर रूट 13 आ गई है। यानी कर्ण की लंबाई है आपके पास जो अंडर रूट 13 आ चुकी है, लंब की लंबाई 3 आ चुकी है, कर्ण की अंडर रूट 13 आ चुकी है। तो आप आधार निकाल सकते हो, क्या करोगे, आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर कर दो, कितना 13, अंडर रूट 13 का स्क्वायर 13, और इसका स्क्वायर करोगे घटाकर तो कितना आ जाएगा, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4 जो कि 2 के बराबर, यानी कि आधार मेरा कितना आ गया है, आधार 2 आ गया। अब आपके पास आधार आ गया है, लंब आ गया है, तो आप टेन थीटा निकाल सकते हो, टेन थीटा निकाल सकते हैं। आगे देखो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, लंब आपका 3 है, आधार 2 है। हमें थीटा निकालना है तो टेन को इधर लेके जाते हो तो टेन इनवर्स हो जाएगा, इस प्रकार से लिखते हैं, और ये आ गया टेन इनवर्स 3/2, इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या था, आधा कोण था, केवल कितना था, आधा कोण। हमें निकालना है पूरा कोण, हमें पता है कि दोनों कोण बराबर बराबर है, तो हमें पूरा कोण यानी कि 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इधर भी 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 टेन इनवर्स 3/2, ये आपका मान आ गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रकार से हमें ये सवाल करना पड़ेगा। ये सवाल थोड़ा लंबा है, ठीक है, और थोड़ा सा हार्ड है। आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद में आपको ये आने लग जाएगा। तो यहाँ से हमें एक तो ये समझना है कि वर्त की जो ये इक्वेशन दे रखी है, इस रूप में यदि दे रखी हो तो उसकी त्रिज्या क्या होती है और केंद्र क्या होता है उसका, ये आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखने की बात होगी। और फिर ये एक नया कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 48 की तरफ। दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में
दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक है, पहले अनुपात कितना था? 2:1। अब उसके अंदर कुछ पानी मिला दिया जाता है, उसके बाद में क्या होता है? अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है, 1:2 हो जाता है इस प्रकार से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो आपका है मिल्क और ये है वाटर। तो मिल्क वो क्या मिलाया गया है? केवल वाटर मिलाया गया है। तो मिल्क तो चेंज नहीं हुआ है, तो आप अनुपात में मिल्क को बराबर करने की कोशिश करो। बराबर करने के लिए मैं नीचे वाली इक्वेशन को, जो नीचे वाले अनुपात है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे मेरा मिल्क बराबर हो जाए। तो ये 2:4 हो जाएगा। मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों को करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपका मिल्क बराबर हो गया है, तो वाटर कितना मिलाया गया है? 3:, इसका मतलब पहले 1 था अब 4 हो गया है, यानी कि 3 वाटर मिलाया गया है। ये हमें बताना है कि 3 की वैल्यू दी हुई हमें क्या है कि कुल टोटल मिश्रण पहले कितना था? 2:1, यानी कि 3 था। 3 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 120 दे रखी है, 120 लीटर दे रखी है। तो 3 की वैल्यू 120 लीटर है, और हाल ही में भी इनका अंतर ही बताना है कि कितना पानी मिलाया गया। तो 120 लीटर पानी मिलाया गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस प्रकार से। सवाल नंबर 53, एक वर्त x² + y² बराबर a² पर स्थित किसी बिंदु से वर्त x² + y² बराबर b² पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को स्पर्श करने वाली जीवा वर्त x² + y² बराबर c² को इस प्रकार स्पर्श करती है। ये एक रिलेशन को फॉलो करती है, तो हमें इसका मान बताना है। अब देखो क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप ये समझो, हमने अभी बात करी कि x² + y² बराबर a² रूप हो यदि इस प्रकार से, तो उसका केंद्र कितना है? तो केंद्र हम कहेंगे 0 0 है। हमेशा स्क्वायर दे रखा, इस रूप में दे रखा हो तो हमेशा केंद्र कितना है? 0 0। और त्रिज्या कितनी है? यदि यहाँ पर a² दे रखा है तो a आपकी क्या है? त्रिज्या है। ये चीज आपको सबसे पहले यहाँ पर समझनी है। अब देखो, यदि ये वर्त को चेक करो, क्या x² + y² है, ये भी x² + y² है, और ये भी x² + y² है, यानी कि सबका जो केंद्र है वो एक ही है, 0 0 है सबका केंद्र। तो तीनों के तीनों क्या है? सकेंद्रीय वर्त है। सबसे पहले तो ये है, और अच्छे से बनाना पड़ेगा और बड़ा भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक वर्त ये हो गया है, दूसरा वर्त इसी के अंदर होगा, तीसरा वर्त वो इसके अंदर होगा। इसको और थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है, तो ये 3 वर्त हो गए, इनका केंद्र एक ही है। ठीक है, इनका केंद्र क्या है? एक ही केंद्र है इस प्रकार से। अब देखो मुझे क्या करना है, क्या कह रहा है? सबसे पहले देखो, एक वर्त है x² + y² बराबर a² पर स्थित किसी बिंदु से, यानी कि जो बाहर बाहर वाला वर्त है x² + y² बराबर a² पर स्थित किसी बिंदु से वर्त x² + y² पर खींची गई स्पर्श रेखा को स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखा। सबसे पहले तो इतना ही समझो, देखो वर्त ये दे रखा है x² + y² बराबर a² पर स्थित कोई बिंदु, यानी कि इस वर्त पर स्थित कोई बिंदु से दूसरा जो वर्त है उस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो अब कौन से वाले वर्त से कौन से वाले वर्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? यदि यदि तीनों के तीनों वर्त सकेंद्रीय हैं, तो बाहर वाले वर्त पर स्थित बिंदु से तभी खींच सकते हैं। यदि अंदर वाला वर्त होता तो उससे आप बाहर वाले पे स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हो। तो यहां से इस बिंदु मान लिया, इस पर एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, एक स्पर्श रेखा इसी प्रकार ये खींची जा सकती है इस पर। ठीक है, यहां पर इस प्रकार से खींच दी।
तो ये वाली जो सबसे पहला वर्त है, यानी कि बाहर वाले वर्त की रेडियस आपके पास कितनी आ गई, हम कहेंगे आर बराबर ए आ गई। इससे अंदर वाला वर्त कितना हो गया है, बी हो गया। अब आगे कह रहा है कि स्पर्श रेखाओं को स्पर्श करने वाली जीवा, तो इनको स्पर्श कर रही है। इस प्रकार से जीवा को यदि मिलाते हैं तो अंदर वाला वर्त है जो इस स्पर्श रेख, इस जो जीवा है इसको स्पर्श करता है। इस प्रकार से, इस प्रकार से ये तीन वर्त बन गए। तो अंदर वाला वर्त का रेडियस कितनी है, सी है। इस प्रकार से है अंदर वाला वर्त। तो देखो ये जो है अंदर वाले वर्त की त्रिज्या कितनी दे दी आपको, सी दे दी। अब उससे बाहर वाला जो वर्त है उसकी रेडियस केंद्र से परिधि को मिलाते हैं तो वो रेडियस होती है, तो ये आपकी बी हो जाएगी। ये आपकी कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब बाहर वाले वर्त की रेडियस ये पूरी की पूरी केंद्र से लेकर ये पूरी की पूरी, यानी इस बिंदु को यदि मैं ओ मान लूं और इसको हम मान लेते हैं पी मान लेते हैं, तो जो ओपी है मेरा, वो मेरी क्या हो चुकी है, बाहर वाले वर्त की रेडियस। अब आपको क्या करना है, इसको भी कोई बिंदु मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं क्यू, और पी क्यू इसको आर मान लेते, इसको तो कोई मानने की जरूरत नहीं है हमें, इस बिंदु को मान लेते हैं हम आर। ठीक है, ये तीन बिंदु चाहिए हमें। अब आपको पता चल चुका है कि ये मेरा कितना है, बी है, ये मेरा सी है। ठीक है, अंदर वाले वर्त की त्रिज्या कितनी है, सी है, ये इस वाले वर्त की त्रिज्या बी है। ठीक है, इस प्रकार से, और पूरे की कितनी है, ए है। ए कहाँ से कहाँ तक लेके, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस आपकी ए है। अब हमें इसका मान निकालना है, तीनों को, यानी जो तीनों की त्रिज्याएं हैं उनको एक रिलेशन में लाने का काम करना है। तीनों को एक ही रिलेशन में, एक ही इक्वेशन में लाने का काम करना है। कैसे लाएंगे, अब आपके पास देखो एक त्रिभुज है ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, इस त्रिभुज की बात करते हैं। ओ आर क्यू त्रिभुज है, इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, ये कोण आपका कितना हो गया, 90 का कोण हो गया है। तो यहां पर आपका हो जाएगा कि बी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा। ये निकाल लिया। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से पी आर क्यू त्रिभुज पी आर क्यू के अंदर सेम यही लगाना है आपको। तो पी आर कितना है, पी आर इसके अंदर यदि लगाते हैं हम, तो पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। अब देखो पी आर कितना है, तो हम कहेंगे ए माइनस सी का स्क्वायर, और आर क्यू कितना है, आर क्यू अभी हमने निकाला है, कितना है, बी स्क्वायर माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस ये आपका स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आर क्यू स्क्वायर ही है। तो यहां से हम टी क्यू स्क्वायर निकाल सकते। टी क्यू स्क्वायर का मान आ चुका है हमारे पास, इतना आ चुका है। अब देखो आप पूरे बड़े वाले त्रिभुज का यूज कर लो, यानी पी क्यू ओ की बात करो। अब हम बात करेंगे पी क्यू ओ की बात करो। जब पी क्यू ओ की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका समकोण कहाँ है, ये वाला कोण समकोण है, क्यू कोण समकोण है। तो यहां से आपके पास पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू ओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी ओ का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब पी क्यू क्यू ओ आपको पता है बी स्क्वायर है, और पी ओ भी पता है आपको रेडियस के बराबर है बाहर वाले वर्त की। तो ये तो आपका बाहर वाले वर्त की रेडियस के बराबर है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान आपको दे रखा है ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और क्यू ओ का मान आपको कितना पता है, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी है क्यू ओ।
अब इनको ब्रैकेट को खोलते हैं तो ए स्क्वायर आता है, एक सी स्क्वायर आता है, एक 2ac आ जाएगा, फिर बी स्क्वायर 2r, ये हो गया, एक ये हो गया। तो एक बार तो लिख देते हैं ऐसा का ऐसा ही, ये हो गया। सभी वैल्यू को हमने लिख दिया है। अब कोशिश करते हैं जो कट रहा है। तो देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अब आपके पास जो वैल्यू है वो नहीं कट रही है, तो आपके पास क्या आया यहाँ से, माइनस का 2ac प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। यदि मैं 2ac को इधर लेके जाता हूँ तो 2b स्क्वायर बराबर 2ac आ गया, और यहाँ से मैं कह दूंगा, यहाँ से मैं क्या कह दूंगा, यहाँ से हम कह देंगे कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए सी आ गया। देखो अब बी स्क्वायर बराबर हमारे पास ए सी आ गया। वापस सवाल पे आते हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए सी था, यहाँ पर बी एम बराबर दे रखा है हमको ए एन सी पी, इस प्रकार से दे रखा है। इससे तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि m बराबर मेरा 2 हो जाएगा, n बराबर a की पावर कितनी है 1 है, और c की यानी p कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, p भी 1 हो जाएगा। तो हमें मान निकालना है m प्लस n प्लस p प्लस 10 का, यानी हमें मान निकालना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, m प्लस n प्लस p प्लस 10 की। मान रख दो इसके अंदर, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 14 आ जाएगा। 14 आ जाएगा, कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। तो इस प्रकार से होगा, 14 आ जाएगा, इस प्रकार से होगा ये पूरा का पूरा सवाल। तो ये भी काफी लंबा सवाल है। आपको ये एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है अभी यहाँ पर कि 3 वर्त इस प्रकार से दिए गए हों, लैंग्वेज आपको इस प्रकार से मिलेगी, 3 वर्त इस प्रकार से हो, तो रिलेशन क्या होता है उनके बीच में, कि जो बीच वाला वर्त होता है उसकी त्रिज्या का स्क्वायर अन्य दो त्रिभुज की, अन्य दो वर्त की त्रिज्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बी स्क्वायर बराबर ए सी रिलेशन ध्यान होना चाहिए कि जब 3 वर्त एक ही केंद्र पर, ये सकेंद्रीय 3 वर्त हो, तो जो बीच वाला वर्त है उसकी त्रिज्या का स्क्वायर अन्य 2 वर्त की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये रिलेशन यदि आपको पता होता तो आप डायरेक्ट बी स्क्वायर बराबर ए सी को बी एम बराबर इससे तुलना कर देते, और यहाँ से आपके पास m2 m बराबर m की वैल्यू, n की वैल्यू, p की वैल्यू आ जाती है, और डायरेक्ट आप मान निकाल सकते थे। ये आपको इतना भाग नहीं करना पड़ता। ये हमने किस लिए किया कि ये जो प्रॉपर्टी हमें पता नहीं थी इसको फाइंड करने के लिए किया है। अब हमें पता चल चुका है, अब से हम ये काम नहीं करेंगे। अब आप क्या ध्यान रखोगे कि जब भी 3 वर्त सेकेंडरी होते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। ये आपको याद करनी है, स्टार लगा देता हूं मैं इसके आगे, याद करनी है। आप अपने नोट्स में इसको नोट कर लेना कि जब 3 सेकेंडरी वर्त होते हैं तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, जिसमें बी बीच वाले वर्त की त्रिज्या है, ए बड़े वाले वर्त की त्रिज्या है, सी छोटे वाले वर्त की त्रिज्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 55 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत कौन सी आएगी। हम जानते हैं जब भी हर के अंदर या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, ठीक है, या क्या हो, दोनों की दोनों हो, तो हम कहेंगे कि वो तो है टर्मिनेटिंग। और इनके अलावा यदि कोई भी और आ गया, चाहे 3 आ गया चाहे 5 आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 3 आ गया, 5 नहीं, सॉरी, 3, 7, 11 कुछ भी आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये तो आपका शांत हो गया है, ठीक है, और बाकी जो भी आ जाए वो अशांत हो जाएगा। बाकी कुछ भी, तो देखो पहले में जब बात करते हैं 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है,
यानी कि दो दो बार है तो ये मेरा क्या है, शांत है। इसी प्रकार से जब 40 की बात करते हैं तो 2 की पावर 3 है और एक 5 है, यानी कि दोनों 2 और 5 का ही गुणनफल है, यानी कि ये भी शांत है। इसी प्रकार से तीसरे में 5 है और चौथे के अंदर देखो हर के अंदर 11 है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा अशांत है और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 67। एक वर्त दे रखा है आपको, ये जनरल फॉर्म दे रखी है आपकी और वर्त की, पर स्थित किसी बिंदु से वर्त दूसरे वर्त इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है वर्त की। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो इस रूप में होता है। सबसे पहले तो हमने बात की थी कि x माइनस एच का स्क्वायर होता है प्लस y माइनस के का स्क्वायर होता है, ठीक है, बराबर a स्क्वायर होता है, इस प्रकार से। तो जब हम इसको ओपन करते हैं ना, जब हम इसको ओपन करते हैं तो क्या आ जाता है आपका, एक तो एक्स स्क्वायर आ जाता है, एक वाई स्क्वायर आ जाता है, फिर आपका यहाँ पर 2h इस प्रकार से जब आप इसको ओपन करते हो तो एक तो समीकरण ये होती है, ठीक है, ओपन कर देते हो, फिर एक रूप में जनरल इक्वेशन आपको एक और मिलती है कि जो कांस्टेंट कांस्टेंट होते हैं सब उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो एक फॉर्म और ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy, जी हो गया, एच हो गया, उसके बाद में सी बराबर 0। दोनों अलग अलग है, जनरल फॉर्म में इसको खोल के करते हैं तो ये बनता है, ठीक है। इसको ध्यान मत रखो, एक बार आप ऐसे छोड़ो, इसको छोड़ दो। ये हमारी इक्वेशन है कि एक वर्त है जिसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पर केंद्र और आपको त्रिज्या पता होना चाहिए क्या होता है। तो केंद्र हमारा यहाँ पर क्या होता है, जो x का गुणांक है उसका आधा माइनस का आधा, तो माइनस जी, और यहां से y के गुणांक का आधे का माइनस, यानी कि माइनस h। ये हमारा क्या होता है, यहां पर केंद्र होता है माइनस जी माइनस एच, यानी कि x के गुणांक का आधा, वो भी नेगेटिव, साथ में माइनस का साइन लगाना है। इसी प्रकार y के गुणांक का आधा और माइनस का साइन, ये मेरा केंद्र होता है। और जो ये त्रिज्या यहाँ पर क्या होती है, त्रिज्या की भी बात कर लेते हैं। अंडरूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी, ये हमारी त्रिज्या होती है, ये हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो हमें देखो, अब आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि ये वर्त की एक इक्वेशन है, इसका केंद्र ये होता है और त्रिज्या ये होता है, तभी आप इस सवाल को कर सकते हो, नहीं तो आप इसको छोड़ दोगे। कैसे, क्योंकि जब आप यहाँ पर देखते हो कि x का गुणांक कितना है, 211 है, y का गुणांक कितना है, 212 है। दूसरी इक्वेशन में भी जब आप देखते हो x का गुणांक कितना है, 211 है, जो ऊपर था वही, y का गुणांक 212 है, यानी कि यहां से मेरा केंद्र आता है इन दोनों से, तो दोनों वर्त का केंद्र सेम ही आएगा, ठीक है। दोनों वर्त का जब केंद्र निकाला जाएगा तो सेम ही आएगा, यानी कि अब की बार भी जो वर्त है हमारे कैसे है, सकेंद्रीय वर्त है। जब भी सकेंद्रीय वर्त होते हैं, ठीक है, एक वर्त से बाहर वाले वर्त से अंदर वाले वर्त पर खींची जा सकती है स्पर्श रेखाएं, खींची जा सकती है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, किसी भी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखो, सबसे पहला हमें निकालना क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। स्पर्श रेखा की क्या लंबाई निकालनी है, तो लंबाई हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर देखो ऑप्शन नंबर जब 3 पे आते हैं
कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब दोनों ही वर्त की सेम स्पर्श रेखा दोनों वर्त को स्पर्श करती है, तो उसको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे ये हो गई या फिर ये हो गई, तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो गई है जो दोनों वर्त को स्पर्श करती है। तो यदि एक ही केंद्र पर बने हुए वर्त हैं तो दोनों वर्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं होगी, केवल एक ही वर्त पर खींची जा सकती है, एक से, ठीक है, यानी कि दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं होगी। इसलिए ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर राइट हो गया है कि कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। बाकी ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है या स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए था, ये जो वर्त की इक्वेशन है ये फॉर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसमें केंद्र क्या है, कैसे निकलता है और त्रिज्या कैसे निकलती है। वो यही चीज आपकी टेस्ट करना चाह रहा था। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 73। ये पेपर तो काफी हार्ड बना रखा है, यानी कि मैं कहूँ कि एनटीपीसी में जितने भी शिफ्ट है अभी तक मैंने कराए हैं उनमें सबसे हार्ड शिफ्ट यही मान लो, क्योंकि इसमें ही सबसे हार्ड क्वेश्चन मिले हैं मुझे। तो सबसे हार्ड शिफ्ट मैथ के अनुसार तो यही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। एक डिब्बे रहित लोकोमोटिव इंजन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। इसकी चाल से, यानी कि इंजन है ना, जब किसी भी डब्बा जुड़ा हुआ नहीं है तो उसके, केवल इंजन है, कोई भी डब्बा जुड़ा हुआ नहीं है, तो इंजन कितने की स्पीड से चल सकता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब इसकी चाल में एक निश्चित राशि के अनुसार कमी आती है। कब आती है कमी? जो इसमें लगाए गए डब्बों की संख्या के वर्गमूल के आधार पर निश्चित की गई है। यानी कि इससे जब डब्बे जोड़ते हैं, जितने ज्यादा डब्बे जोड़ोगे उतनी कमी आएगी, और वो कमी किस हिसाब से है, जितने डब्बे जोड़ोगे उसके वर्गमूल के समानुपाती है, वो ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो अंतर आएगा जो, यानी कि जो कमी आएगी वो कह दो, कमी है जो समानुपाती है क्या, किसके, डब्बों की संख्या के, डब्बों की संख्या, ही कर दो इसको, डब्बों, अरे क्या हो गया, कमी किसके समानुपाती है, हम कहेंगे डिब्बों की संख्या इसके समानुपाती। यानी कि जो चाल में कमी आई है वो लगे हुए डब्बों की संख्या के समानुपाती है। जितने डब्बे जोड़े जाएंगे उतनी ज्यादा कमी आ जाएगी इस अनुपात में, आ जाएगी इस अनुपात में। अब देखो यदि हम समानुपात के साइन को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, मैं के मान लेता हूं उसको, ठीक है। इस प्रकार से डिब्बों की संख्या ये हो गया है हमारा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, यदि 25 डिब्बों के साथ इसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा, जब 25 जोड़े जाते हैं तो इसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि 50 की बजाय अब कितने से चल रही है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तो कमी कितनी हो गई, 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 हो गई है ये के आपका, और डब्बे कितने जोड़े गए, 25, इसमें लिख दिया हमने इस प्रकार से। तो इसमें अधिकतम कितने डब्बे लगाए जा सकते हैं कि जो है ना इसकी चाल को 11 किलोमीटर प्रति घंटे से कम न हो। यानी कि अब की बार चाल दूसरी बार पूछ रहा है वो, जब 11 से चल रही है तो कमी कितनी हो गई, 50 माइनस 11, ये तो कितने डब्बे ये पूछा गया। तो हमने x मान लिया कि जब x डब्बे लगाए जाते हैं तो वो 11 की चाल से चल रही है, ठीक है। तो कमी इसके समानुपाती हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक तो आपका 15 आ गया ऊपर, तो नीचे आपका 39 आ गया घटाने पर, और इधर क्या है, के है, अंडरूट को हटाया तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर अंडरूट x बचेगा, के से के कट जाएगा आपका। अब देखो हमें इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले तो आप इनको सरल कर लो। किससे कट रहा है ये आपका 3 से कट जाएगा 5 बार, ये आपका 3 से कट जाएगा 13 बार, ठीक है। इसी प्रकार से ये 5 से 5 कट जाएगा, तो अंडरूट x की वैल्यू आपके पास 13 आ चुकी है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 169 आ जाएगी आपके पास।
इतने डब्बे जोड़ने पर उसकी चाल 11 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। यदि ये आपने इक्वेशन बना दी तो उसके बाद में सवाल में कुछ भी नहीं है। सवाल नंबर तो शिफ्ट 1 कंप्लीट कर लिए, काफी हार्ड शिफ्ट थी। शिफ्ट 2 की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल नंबर 7 है। 7 में क्या दिया गया है? आपको खूब सारा डाटा दिया गया है, इस प्रकार से संख्याएं दी गई है। अब उसने कहा है कि 0 से 5 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, 10 से 15 के बीच में तद अनुसार समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। तो 20 से 50 के बीच में बारंबारता, या 20 से बारंबारता क्या होती है कि जितनी नंबर ऑफ संख्याएं 20 से 25 के बीच में आ रही है वो बतानी है आपको बारंबारता। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 से 5 की जब भी बात करते हैं तो 5 को छोड़कर 5 से छोटी संख्याओं को लेंगे। इसी प्रकार से जब 5 से 10 की बात कर रहे हैं तो हम 10 को छोड़कर बात करेंगे 5 से लेकर 10 तक की संख्याएं। 5 को तो काउंट करेंगे इसमें, लेकिन 10 को काउंट नहीं करेंगे। इसी प्रकार से 10 से हम 15 को काउंट नहीं करेंगे, 10 से केवल 14 तक की बात करेंगे। इसी प्रकार से जब 20 से 25 तक की बारंबारता निकालनी है हमें, तो ऐसी संख्याओं को देखेंगे जो 20 से लेकर 24 तक है। ठीक है, अब आप चेक करो कितनी संख्याएं हैं 20 से लेकर 24 तक। तो ये आपकी 20 हो गई, और देखो ये आपका 21 हो गया है, 2 संख्या आ गई है। और चेक करो 25 है ये, तो ये आपका 23 हो गया। 25 को देखो हमें काउंट नहीं करना है, लास्ट जो सबसे बड़ी है उसको काउंट नहीं करना है हमें। ठीक है, हर हर वर्ग में जैसे 0 से 5 के वर्ग की बात की जाए तो इसमें 5 को काउंट नहीं करना है, बड़ी लिमिट को काउंट नहीं करना है। 5 से 10 वाले वर्ग में 10 को काउंट नहीं करना है, 10 से 15 वाले वर्ग में 15 को काउंट नहीं करना है। इसी प्रकार से 20 से 25 वाले में 25 को काउंट नहीं करना है। तो 25 को आपको छोड़ना पड़ेगा। बाकी संख्याएं कितनी है? 20 है, 21 है और 23 है। तो 3 संख्याएं हो गई। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा यहां से। इस प्रकार से सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। सबिया ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपए प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। उसके बाद में 24 कप टूट गए, क्षतिग्रस्त हो गए। शेष कप जितने भी बचे उनको 12 रुपए प्रति दर से बेचा, तो उसका लाभ बताइए। तो क्रय मूल्य है जो तो लगा है पूरे 240 कप का, लेकिन उसने बेचे कितने हैं? 24 कम, यानी 216 कप ही उसने बेचे हैं। ठीक है, तो इतने पे ही उसने बेचे, तो इतने का ही क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो देखो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 240 कप खरीदे, एक कप उसने 8 रुपए में खरीदा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0, ये आपका 32, 3 आई हासिल, और 11, 11 20 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 0 आ गया, 8 चौक 32, 3 और इतना नहीं आएगा, 8 दूनी 16, 16 और ये आपका 19 आ जाएगा। इतना आ गया। अब 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो बचे कितने? 216 कप ही बचे। ठीक है, 200 टोटल 40 टोटल थे, 40 कम हो गए, तो 216 कप बचे। तो 216 कप को ही बेचा है उसने। एक कप को उसने 12 में बेचा, तो टोटल कितना आ जाएगा? ये 25 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 92 आ जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपका हो गया है कुल टोटल सीपी, ये आपका एसपी हो गया। तो लाभ निकाल लो। लाभ क्या होगा? इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो इनको घटाओ आप, घटाओगे तो यहां से 2 आ जाएगा, यहां से 7 आएगा आपका, ये 6 हो गया है। तो 672 आपका क्या आ गया है? लाभ आ गया है। ठीक है, लाभ आ गया है। इनके बीच का क्या होगा? लाभ, जो कि 672 हो गया है। अब हमें परसेंटेज लाभ ज्ञात करना है, तो 672 इस पर क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, इंटू 100 कर देंगे। तो एक जीरो से तो देखो एक जीरो कट गई। अब आप इसके अंदर भाग दो, 4 का दो, 4 चौक 16, 4 8 32, 48 बार गया। इसके अंदर दो 4 का, 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर 4 7 तो 28 होता, 4 6 24 हो जाएगा।
24 आ गया, 4 8 32 हो जाएगा, इस प्रकार से आ गया। अब ये 24 से 2 बार जाएगा और ये 24 से 7 बार चला जाएगा, तो आपका कितना आया ये, और 2 से इस 10 को काटोगे तो 5 बार, यानी कि 35% आ चुका है। लाभ कितना हुआ है, 35%, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 9, ये दिया गया है, आपको ए और बी का मान बताना है, तुलना करके ही मान बता पाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हम अंडरूट से हटाने की कोशिश करते हैं, काफी बार किए हमने सवाल ये। तो आप अंडरूट का जो विपरीत साइन है, अंडरूट में जो संख्या है उसमें विपरीत साइन से अंश और हर को मल्टीप्लाई करोगे तो अंडरूट 5-1, और नीचे भी अंडरूट 5-1 से मल्टीप्लाई करोगे। इससे होगा क्या, ऊपर तो आपका 5-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 आ रहे हैं इसलिए स्क्वायर हो गई पावर, और नीचे 5-1 हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया। ऊपर आपका 5 + 1 माइनस 2√5 हो जाएगा, और नीचे आपका 4, तो इसके नीचे भी लिख देते हैं और इसके नीचे भी 4 लिख देते हैं। ये आपका 3/2 हो जाएगा सरल करने पर, और ये आपका 1/2 हो जाएगा। अब आप तुलना कर लो, क्या आपका a है और क्या आपका b है। जो अंडरूट के 5 के साथ है वो तो हमारा b हो गया है, और बाकी बची हुई संख्या हमारी a हो गई है। तो a की वैल्यू 3/2 और b की वैल्यू -1/2, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 10, कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी, और आरिफ ने वही धनराशि फिर आगे 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दे दी। ठीक है, क्या हुआ कि कुमार ने कुछ धनराशि है ना आरिफ को दी, और आरिफ ने वही धनराशि आगे नरेश को दे दी। ठीक है, एक चीज तो ये कि 3 लोग हैं, एक कुमार है, एक आरिफ है, एक नरेश है। कुमार के पास मान लिया कि 100 रुपए थे, इसने किसको दे दिया, वही पैसे आरिफ को दे दी, और इसने वही पैसे किसको आगे उधार पे दे दिए, नरेश को दे दिए। अब देखो यहाँ पर 10% 1 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज, कुल टोटल कितना हो जाएगा साधारण ब्याज पर, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 30% हो गया। फिर वो आगे जो देता है 20% पर देता है 3 साल के लिए, तो ये आपका कितना हो गया है, 60% हो गया है। तो इसने कितने पर दिया, कुमार ने कितने पर दिया, 30% पर दिया है, और आरिफ ने नरेश को कितने पर दिया है, 60% पर दिया है। आगे इस प्रकार से दिया है, ये पता चल चुका है हमें। अब आगे क्या कह रहा है, यदि 3 वर्ष के बाद आरिफ को, देखो ये तो हमने जो 30 और 60 निकाला है ना, ये कुल टोटल ब्याज निकाल लिया है। अब हमें 3 साल की बात करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको ये मान लेना है कि 30% ब्याज, ये 60% ब्याज, बस इतना, 3 वर्ष को छोड़ दो। अब यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज इतना होता है, किसको, आरिफ को, आरिफ के पास इतनी राशि बच जाती है, कहने का मतलब, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी, स्टार्टिंग की धनराशि कितनी थी वो बतानी है। अब देखो इसने 60% पे यदि दिया है तो 100 थे यहाँ पर, ठीक है, तो 100 के वापस कितने लौटाएगा ये, 100 के, इस प्रकार से 100 के वापस कितने लौटाएगा ये, 60% पे, 60% पे दी थी ना, तो 60 पे वापस कितना लौटाएगा ये, तो हम कहेंगे कि 60% ब्याज देना पड़ेगा, 160 रुपए देगा। ठीक है, 160 देगा, और ये आरिफ इसको कितना देगा, क्योंकि 30% पे लिया है, 100 रुपए तो लिए थे इसने, तो ये कितना देगा इसको, 100 का 30% देगा, यानी कि 130 देगा कुल टोटल धनराशि। अब देखो कुल टोटल धनराशि 130 दिया, तो 130 दे दिया इसने, इसको मिला था 160, दोनों का अंतर देखा जाए 130 और 160 का, कि आरिफ के पास कितना पैसा आया, 160 आया, और 130 उसमें से उसने आगे दे दिया, बचा कितना उसने, 160 माइनस 130, यानी कि उसके पास 30 रुपए बच गए। और वो कह रहा है कि इस 30 अनुपात की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1560 रुपए बचे हैं उसके पास। तो आप 1 अनुपात की वैल्यू यहां से निकाल लो, 0 से 0 कट जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 हो गया, ये 2 52 आ चुका है।
आपको किसकी वैल्यू पूछी गई है? स्टार्टिंग में कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी गई है। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आपके पास, जो उधार दी गई राशि थी, ये ऑप्शन नंबर 4 इस प्रकार से ये हो गया। सवाल नंबर 28। अब देखो ये सवाल ऐसा है कि इसको एक्स मान के भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है, उसके बाद तो आप कई तरीकों से कर लोगे। तो समझाने के लिए मैंने इस तरीके से ये यूज किया है इसको, कि आपको एकदम अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, इसलिए इस तरीके से अब आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, अपने आप आपका दिमाग काम करने लगेगा। सवाल नंबर 28 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तीनों कथन चेक करना है। एक वर्त की दो स्पर्श रेखाएं होती है, ठीक है। दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या 0 डिग्री हो सकता है क्या? ऐसे हम एक वर्त बनाते हैं, किसी बिंदु से इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्या ये कोण 0 डिग्री हो सकता है क्या? हाँ, हम कहें हो सकता है। यदि वर्त बिंदु वर्त है, कैसा वर्त है? बिंदु वर्त है, यानी कि बिंदु वर्त है। तो अब यदि इससे इस पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये कौन सी स्पर्श रेखा हो गई? यदि दोनों स्पर्श रेखा एक ही स्पर्श रेखा को निरूपित करेगी और कोण कितने का हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बिंदु वर्त है। बिंदु वर्त हो गया तो कोण कितने का हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो सही है। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करती है कि एकांतर क्रम का जो कोण है वो बराबर है, एकांतर कोणों के युग्म बराबर है, तो क्या वो समांतर रेखाएं होती है? यस। देखो अब कह रहा है कि दो रेखाएं हैं इस प्रकार से, उनको काट रहा है, तो जो ये एकांतर कोण आपको पहले से बराबर दिए हैं, तो क्या ये रेखाएं समांतर है? हाँ, ये समांतर है। समांतर होगी तभी ये एकांतर कोण बराबर होंगे, इसलिए ये रेखा का समांतर होना जरूरी है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है आपका। तीसरे में क्या कह रहा है? वर्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा स्पर्श करने वाली रेखाएं लंबवत होती है। अब देखो ये वर्त बनाया, इस पर एक रेखा ये खींच दी, दूसरी रेखा ये खींच दी, यानी कि व्यास के दोनों कोणों पर रेखा खींच दी हमने। तो क्या ये एक दूसरे के लंबवत है? नहीं, ये एक दूसरे के समांतर होगी, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का कोण होता है, ये भी 90 डिग्री का कोण होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या होगी? समांतर होगी, न कि लंबवत। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो चुका है आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखो, पहला और दोनों तो सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। सवाल नंबर 31 की बात करते हैं। एक्स और वाई का माध्य कितना दे रखा है? 400 दे रखा है। दो संख्याओं का माध्य यदि 400 दे रखा है तो दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? हम कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 800 हो जाएगा। योग आ चुका है आपके पास। अब दो संख्याएं किस अनुपात में है? तो हम कहेंगे कि इस 3 और 7 अनुपात में है, तो पहली संख्या को 3a कह देते हैं और दूसरी संख्या को 7a कह देते हैं। ठीक है, अब आपको ये रखनी है, यहाँ पर रख दो। यहाँ पर 3a प्लस 7a बराबर 800 है, यानी कि 10a बराबर कितना है? 800 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका? 80 हो जाएगा। तो 80 हो गया। अब हम दोनों से इक्वेशन निकाल सकते हैं। यदि आप यहाँ पर निकालोगे, 80 रखोगे तो ये आपका 240 हो जाएगा, और यहाँ पर यदि 80 रखोगे तो ये 560 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर पूछा है आपसे, यानी y माइनस एक्स पूछा है। तो आप क्या करोगे? 560 में से 240 घटा दो, कितना आएगा आपका? 0 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये 3, 320। ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका। सवाल नंबर 32। एक आदमी अपनी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और इसके बाद में 10 किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 10 की दूरी थी, अब 12 की दूरी है। ठीक है, तो दूरी पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बतानी है। अब देखो दूरी क्या है कि पहले टाइम में 10 थी, दूसरे टाइम में 12 थी, अलग अलग दूरी थी। तो इनकी औसत चाल हमें नॉर्मल तरीके से हम काउंट ज्ञात नहीं कर सकते, हमें नॉर्मल फॉर्मूला औसत का लगाना पड़ेगा। ये औसत बराबर क्या हो जाएगा? जो जनरल फॉर्मूला औसत का वो लगाना पड़ेगा। ये औसत बराबर क्या हो जाएगा?
औसत चाल की बात करो, औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बटे टोटल समय, टोटल दूरी बटे टोटल समय, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टोटल दूरी कितनी हो गई, 10 + 12 यानी कि 22 हो गई है। अब टोटल समय हमें पहले से काउंट करना पड़ेगा अलग से, तो समय निकालने के लिए पहले में कितना लगा है, हम कहेंगे 10/12, क्योंकि 10 दूरी है, चाल 12 है। दूसरे टाइम पे क्या हो जाएगा, 12/10 हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों का यदि आप एलसीएम लेते हो तो 60 आता है। 12 का यदि इसके अंदर भाग दोगे 5 बार जाएगा, ये 50 हो जाएगा। इसमें 6 बार जाएगा तो ये आपका 72 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 222/60 आ जाएगा। इतना हो गया। अब आपको किस से काटना पड़ेगा इसको, ऐसा का ऐसा लिख दो। ये हमारे पास क्या आ चुका है, समय आ चुका है। समय की वैल्यू कितनी आ गई है, इतना आ गई। ये आप रख दो 222, टोटल समय 222/60 था, तो 60 आपका ऊपर आ जाएगा। अब आप यदि इसको 2 से सॉल्व करते हो, सबसे पहले 2 से काटते हो, ऊपर 11 बच जाएगा, नीचे आपका 61 बच जाएगा, इंटू 60 है, तो ये आपका ऊपर तो हो गया 660, नीचे 61। जब आप इसके अंदर भाग दोगे 61 का, सबसे पहले एक बार जाएगा, ठीक है, 61 गया, फिर आपके पास 5 बचा और जीरो उतारी आपने 50। अब भी भाग नहीं जा रहा है, 50 में भी भाग नहीं जा रहा है, तो 50 में उतारने के बाद भी भाग यदि नहीं जाता है तो हम जीरो लगा देते हैं, ठीक है। और क्या, एक जीरो और उतारने के लिए हम पॉइंट लगा दिया। अब आप भाग दोगे तो लगभग ये जितनी बार भी जाएगा तो हमें पता चल चुका, आगे निकालने की जरूरत नहीं है कि 10 पॉइंट आ चुका है, तो 10 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आगे क्यों काउंट करें। सवाल नंबर 36, इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विचार अशांत है या नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी जिसके नीचे है ना 2 और 5 को छोड़कर और कोई संख्या आती है वो हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, 1000 है जो भी 2 और 5 का ही मल्टीपल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या आपको 7 और दिखाई दे रहा है, इनके अलावा 2 और 5 के अलावा 7 और दिख रहा है, तो ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। ये जो परिमेय संख्या है आपकी, परिमेय का मतलब रैशनल नंबर है, p/q के रूप में है, तो यहाँ पर हर में जो 7 दिख रहा है उसकी वजह से ये अशांत हो गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 39, ये चीज आपको एक याद करनी है। हिस्टोग्राम, सबसे पहले तो हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो हिस्टोग्राम क्या होता है, हमने पढ़ा है इतनी देर से, बार ग्राफ पढ़ रहे हैं हम। बार ग्राफ क्या होता है कि इस प्रकार से एक ग्राफ बनता है, ठीक है, कि पहले ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर और ऊपर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर अगले में इस प्रकार से बन गया, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 3, फिर 4, जैसे भी दिया हो, 5 6, ठीक है। 0 से 1 के बीच में कितनी संख्याएं आती है, 1 से 2 के बीच में कितनी संख्याएं आती है, तो ये हमारा एक क्या बन चुका है, जिसको हम बार ग्राफ कह रहे थे अब तक, उसको एक और नाम है हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम का जो उपयोग है क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो हिस्टोग्राम का जो उपयोग है वो आपका बहुलक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखना, माध्यिका इससे ज्ञात नहीं की जाती है, ये चीज भी ध्यान रखना, माध्यिका इससे ज्ञात नहीं की जाती है, माध्य भी इससे ज्ञात नहीं कर सकते हैं हम, समांतर माध्य भी, यानी माध्य और माध्यिका हम इससे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, केवल इससे बहुलक ज्ञात कर सकते हैं हिस्टोग्राम से। तो ये चीज आपको एक क्वेश्चन याद करना है। आगे बढ़ते सवाल नंबर 47 की तरफ। अब एमएम में बताना है हमें, मिलीमीटर में बताना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, तो आप जो मीटर की जगह आप इसको आप ऐसे मान लो कि 1000 इंटू 1 मीटर, और इसकी जगह वापस से आप 1000 रख दोगे, तो 1 किलोमीटर में मिलीमीटर क्या हो जाएंगे, इतना हो जाएगा, 1000 इंटू 1000।
यानी कि 10 की पावर 6 हो जाएगा मिलीमीटर में, ऐसे भी कह सकते हैं। किसमें? 1 किलोमीटर में। मगर हमें मिलीमीटर एक चाहिए, 1 मिलीमीटर में पूछा गया है, तो आप इधर एक करने की कोशिश करोगे, तो मैं यदि इधर एक करने की कोशिश करूंगा तो ये जो मल्टीपल में 10 की पावर 6 है वो इधर भाग में चला जाएगा। तो मैं लिखूंगा 1/1 किलोमीटर अपॉन 10 की पावर 6, 1 मिलीमीटर में इतने के बराबर होगा। 1 मिलीमीटर की बात की जाए तो इतने के बराबर होगा, 10 की पावर 6 के बराबर। अब 10 की पावर 6 का मतलब क्या है? 6 स्थानों के बाद में दशमलव लगी, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद में दशमलव लग गई। इतना किलोमीटर होगा 1 मिलीमीटर के अंदर। तो देखो 1 मिलीमीटर की बात करते हैं, ये 3 और ये 3, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 64 की बात करें, मिश्रण ए में 6 लीटर जल में 5 लीटर सिरप है, ठीक है। मिश्रण बी में 5.5 लीटर जल के अंदर 3.5 लीटर सिरप है। कितने लीटर सिरप है? तो दोनों में से किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता अधिक है, ये चेक करना है। टोटल मिश्रण यहाँ पर कितना हो गया है? ये 6 है, ये 5 है, टोटल मिश्रण ये 11 हो गया है। यहाँ पर जल आपका 5.5 है और ये आपका 3.5 है, दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। अब हमें सिरप की सांद्रता बतानी है किस में अधिक है, तो सिरप को आप ऊपर रखोगे, टोटल विलयन नीचे लिखोगे। इधर भी इसी प्रकार से सिरप को ऊपर लिखोगे और टोटल विलयन को, ये आपका 9 को नीचे लिखोगे। इस प्रकार से यहां से यदि हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे आ जाता है आपका 0 आ जाता है, या आप 0 भी नहीं भी हटाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट रख लो इस प्रकार से, ठीक है। चलो ठीक। अब आपको क्या करना है, हर बराबर करने की कोशिश करो, जो संख्या बड़ी आएगी वो हमारी अधिक सांद्रता हो जाएगी। हर को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि हर को करते हो तो अंश को भी करना पड़ेगा, और दूसरी वाली संख्या को 11 से करना पड़ेगा, तो 11 को अंश से और हर दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो हर की हमें करने की जरूरत नहीं है, दोनों में बराबर बराबर आएगा, केवल अंश से आप काउंट कर सकते हो। 5 निम 45 हो जाएगा, और यहाँ पर यदि काउंट, यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 385 आता है, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। यानी कि ये 45 है, ये 38.5 है, नीचे तो बराबर है, ठीक है। तो केवल अंश से हम चेक कर सकते हैं, तो किसका अंश बड़ा है? इसका अंश बड़ा है, तो यही हमारी अधिक सांद्रता हो गई है। यानी कि विलयन ए की सांद्रता अधिक है विलयन बी की तुलना में, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 66 की बात करते हैं। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है। 1 मिनट में कितने खंभे गिन सकता है? 21। यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो 1 मिनट के अंदर टोटल उसने कितने खंभे गिने? 21 खंभे गिने। इस प्रकार से अब हम जानते हैं कि खंभों के जो बीच की दूरी होती है वो खंभों की संख्या से एक कम होती है। प्रत्येक के बीच में देखो 50 की दूरी, एक चीज तो ये टोटल नंबर ऑफ खंभों की संख्या यदि 21 है तो टोटल नंबर ऑफ दूरी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, क्योंकि खंभों की संख्या से एक कम होती है, दूरी एक कम होती है, ये खंभे हो गए। तो दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी 20 हो जाएगी। एक दूरी की लंबाई कितनी है? 50 मीटर है, तो 20 दूरियों की लंबाई कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 50। टोटल दूरी आ गई है, ये आपकी टोटल दूरी आ गई है। कितनी हो गई है? ये 1000 हो गई है। तो दूरी हमने निकाल ली है, कितनी हो गई है? 1000 हो गई है। समय आपके पास है, समय कितना है आपके पास? 1 मिनट का समय है। इसको भी हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो 60 सेकंड हो गए, ये आपका मीटर में। अब हमें क्या निकालनी है? चाल निकालनी है। तो चाल क्या होती है? दूरी बटे समय, तो 1000 बटे 60 कर दो। ये आपकी किसके अंदर आई है? मीटर पर सेकंड में आई है। हमें निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 बटे 5 से। तो एक जीरो से आपकी जीरो कट गई,
6 से ये जाएगा 3 बार और 5 से ये कट जाएगा 20 बार। तो चाल कितनी आ गई आपकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सवाल नंबर 68, अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशि का अनुपात 9:5 है। अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहान को दे देता है। उक्त अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। तो आरंभ में अरुण के पास कितनी धनराशि थी? तो देखो, एक तो है अरुण, एक है आहान। इनके पास 9:5 में धन था, बाद में हो गया 4:3 के अनुपात में। ठीक है, कैसे हुआ? 12 रुपए अरुण ने किसको दे दिए? आहान को दे दिए। यानी कि ये जितना कम हुआ आहान उतना ही अधिक हो गया। तो हमें अनुपात में इस प्रकार से सेट करना है इसको कि बराबर कम हुआ है और बराबर वृद्धि हुई है आहान में। अरुण में तो बराबर कमी, यदि x की कमी हुई है तो यहाँ पर x की वृद्धि। इस प्रकार से अनुपात सेट करना है। तो कैसे करेंगे? ये तो देखो आपका 9:5 है। नीचे वाले को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा 8 बनता है और ये 6 बन जाता है। अब मैं जब चेक करता हूं तो यहाँ पर यदि 1 की कमी है तो यहाँ पर 1 की वृद्धि है। इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो ये हमने डाटे को, जो अनुपात था उसको हमने सेट कर लिया है। अब हमें पता है कि अरुण अपने हिस्से से 12 आहान को देता है। अरुण के पास कितनी थी? अब हमें पता चल चुका है कि जो 1 अनुपात की वैल्यू है ना, वो 12 हो गई है, क्योंकि ये 1 कम हो गया इसके पास, क्योंकि उसने दे दिया 1 और इसके पास 1 की वृद्धि हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से अनुपात ये हो गया। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 12। अब पूछा गया है अरुण के पास स्टार्टिंग में कितनी थी? 9 थी। तो 12 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में अरुण के पास कितना था? 108 थे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 69, यदि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है तो PQ माइनस QP हमेशा किस से विभाजित होगा, ये पूछा गया है। तो मैट्रिक्स सीधा डायरेक्ट, मुझे पता है ये 9 से विभाजित होगा। और यदि इनके बीच में प्लस होता, PQ प्लस QP होता, तो 11 से विभाजित होगा। ये मुझे पता है। कैसे? देखो कैसे होगा। एक संख्या है आपके पास, जैसे 25 है मान लो। तो 25 क्या है? 5 क्या है? इकाई का अंक है। और 2 क्या है? दहाई का अंक है। इकाई का अंक 5 है। मैं इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूं, 20। ठीक है, इस संख्या को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, 20 + 5। और क्या लिख सकते हैं कि दहाई का मतलब होता है 10 के स्थान पर अंक, तो 2 × 10 + 5 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो इससे भी वही मान आने वाला है। तो हम इस रूप में तोड़ेंगे उसको कि 2 को किससे, दहाई वाले अंक को किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 10 से। इकाई वाला अंक क्या है? केवल 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसी प्रकार से हम PQ को लिखेंगे। स्टार्टिंग में संख्या क्या थी? PQ थी। तो इकाई पर क्या है? PQ है। और दहाई वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? P से करना है। दहाई वाले स्थान पर कौन है? P, यानी कि P किससे मल्टीप्लाई है? 10 से मल्टीप्लाई है। या फिर और अच्छे से आप लिखते हो तो 10 को आगे और P को पीछे। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब संख्या को उलट दिया गया है, तो इसका मतलब P इकाई के स्थान पर आ गया है और Q दहाई के स्थान पर आ गया, तो 10Q हो गया है। ठीक है, दहाई वाले का मतलब होता है कि उसको 10 से गुना किया गया है। ये हो गए। अब दोनों को आप यदि घटाते हो तो कितना बचेगा आपके पास? PQ माइनस QP करते हो तो आपके पास 10P + Q हो जाएगा और माइनस 10Q माइनस P हो जाएगा। घटाने पर अब देखो, 10P में से 1P को यदि घटाते हो आप तो 9P आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस 9Q आ जाएगा। दोनों में से 9 कॉमन आ गया है, P माइनस Q आ गया है। P माइनस Q आ गया है। कितना आ गया? 9 आ गया। तो ये संख्या हमेशा किस से विभाजित होगी? इन दोनों का अंतर 9 से विभाजित होगा, क्योंकि 9 तो हर बार आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब योग करेंगे तो वो 11 से विभाजित होगा। ये चीज और ध्यान रखना। योग 11 से
विभाज्य होगा हमेशा। ये चीज और ध्यान रखना, यदि योग होता तो 11 से विभाज्य होगा हमेशा, अंतर है तो 9 से विभाज्य। सवाल नंबर 78 की बात करते हैं। अब इसका हल आपको करना है और बताना है कि जो आया वो पूर्ण वर्ग संख्या है या पूर्ण संख्या है, ठीक है, यानी इंटीजर वैल्यू है। वर्ग का मतलब वो वर्ग संख्या है, अभाज्य का मतलब खुद का या 1 का भाग जाता है, और भाज्य का मतलब है कि किसी का भी भाग चला जाता है, एक नॉर्मल संख्या। पूर्ण संख्या है और किसी का भी भाग चला जाता है, ठीक है। तो अब देखो कौन सा होगा इसमें से। 119, इसको जब हम लिखते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं 111 और 119 माइनस 111। यदि इन दोनों को जोड़ा जाता है तो कितना आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, एक ही हासिल, ये 3 हो जाएगा, 230 हो गया। इन दोनों को घटाओगे तो यहाँ से आपका 8 बच जाएगा। 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 24, 2 आई 16 और 2 18, ये संख्या आ जाएगी आपकी 1840 आ गई। तो 1840 है, अन्य संख्याओं से भी भाज्य है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। 0 है इसका मतलब सम संख्या है, और सम संख्या है तो अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है तो भाज्य संख्या है फिर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका। सवाल नंबर 81। एक लड़के को एल्यूमिनियम की 3 छड़ें दी गई जिनकी लंबाई इतनी 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 दे रखी है। छड़ों को समान लंबाई में काटना है जिससे एल्यूमिनियम का कुछ भी हिस्सा नहीं बचे, यानी सारी जितनी भी छड़ें हैं उनको बराबर बराबर लंबाई में इस प्रकार से काटना है कि एल्यूमिनियम का कोई भी हिस्सा नहीं बचना चाहिए। इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, जो हमने काटी ना छोटी से छोटी छड़, उसकी अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है ये पूछा गया है। तो आपको केवल तीनों का एचसीएफ लेना है, और एचसीएफ लोगे तो क्या कॉमन आता है, वो होगा 11 कॉमन आता है तीनों में से, वही हमारा एचसीएफ है और वही अधिकतम छोटी छड़ की लंबाई है। तो कितना हो गया 11, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 84। 15 मीटर लंबे 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े कालीन बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। याद कीजिए, तो जितना फर्श का क्षेत्रफल है कमरे के, उसके बराबर ही तो कालीन का क्षेत्रफल होगा। तो हम फर्श का क्षेत्रफल और कालीन के क्षेत्रफल को बराबर कर देते हैं, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल इसके कालीन के क्षेत्रफल के बराबर कर देते, कर दिया। फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसी प्रकार से कालीन की आपको लंबाई निकालनी है, चौड़ाई दे रखी है, ये निकाल दोगे आप। अब ये आपको देखो सेंटीमीटर में दे रखी है और ये आपको मीटर में दे रखी है, तो मैं इनको सबसे पहले तो मीटर में ही चेंज, सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो डबल जीरो लग गई। तो ये आपका 1500 इंटू 1100 इस प्रकार से हो गया। अब आपको लंबाई निकालनी है तो लंबाई को एक साइड रख लेते हैं। ये आपका 1500 हो गया, ये 1100 हो गया है, यहाँ नीचे 75 आ गए। 75 से इसको काटोगे तो ये 20 बार चला जाएगा, तो यहाँ से आपका 22,000। टोटल इतने लंबाई का हमको कालीन की जरूरत पड़ेगी, इतने लंबाई के कालीन की जरूरत पड़ेगी। अब देखो 1 मीटर की वैल्यू कितनी है 13, ये आपका किस में आया, सेंटीमीटर में आया। हमें जो मूल्य दिया गया है वो मीटर के हिसाब से दिया गया, तो हम मीटर में यदि चेक करें तो 2 जीरो वापस से हटा दो, यानी कि 220 मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। सेंटीमीटर में इतना, मीटर में इतना। अब कह रहा है कि 1 मीटर की कितनी है, 13 रुपए है। तो 220 मीटर का कितना मूल्य हो जाएगा, 13 इंटू 220, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 286 जीरो इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर लेना, ये हो गया है।
84। तो दोस्तों यहाँ पर आज का अपना पेपर है जो कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।